जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपको बिहार दरोगा का PYQ करा रहा हूँ और इसमें हम जितने भी बिहार दरोगा के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को क्लास में डिस्कस करेंगे विथ थ्योरी। स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, तो बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें विश्व शौचालय दिवस की, तो 19 नवंबर को। भारतीय नौसेना दिवस आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो जिस भी महीने में आपका जो बिहार दरोगा का एग्जामिनेशन होगा, आप कोशिश कीजिएगा कि उससे 2 से 3 महीना पहले जो भी आपकी इम्पोर्टेंट डेट है वो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे। आपसे ये पूछा है कि जेम्स बॉन्ड की जो भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे। तो ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता आपके शॉन कॉनरी थे। शॉन कॉनरी ने डॉक्टर नो 1962 में बड़े पर्दे पर पहले जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। यांग फ्लेमिंग द्वारा निर्मित बॉन्ड श्रृंखला दुनिया भर में सिनेमाई रोमांस के लिए स्वर्ण मानक है, मतलब अच्छी फिल्म ये है। तो याद रखिएगा, शॉन कॉनरी जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता थे। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद हमारा सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। तो बताइए सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन सा अनुच्छेद है। हमारा अनुच्छेद 124, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 है, वह सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के कौन से भाग में है, तो भाग 5 में है। भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक आपका सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है। ये सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, इनके न्याय क्षेत्र, इनकी शक्तियां और आदि का उल्लेख इसमें किया गया है। ये देखिए आपका पुराना क्वेश्चन है, IPL 2023 का विजेता टीम कौन था। तो आपको पता है कि उस टाइम तो चेन्नई थी, लेकिन अभी आपसे क्या पूछेगा कि IPL 2024 का विनर कौन था। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका विनर कौन था, कोलकाता नाइट राइडर्स। तो कोलकाता थी इसकी विनर, ठीक। और रनर अप कौन थी, तो रनर अप आपकी हैदराबाद थी। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये 2023 का दिया हुआ, तो आप इसको याद करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, इसको हमें ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह आंदोलन। तो सत्याग्रह मूवमेंट, आंदोलन है ना, तो सत्याग्रह मूवमेंट। देख लेते हैं ऑप्शन क्या है हमारा। गांधी जी बिगन, ये तो नहीं होगा, ये तो पहले ही कट हो गया। स्टार्टेड तीनों में दिया है। द सत्याग्रह। रेवोल्यूशन नहीं होता है, रिवेलियन भी नहीं होता है, मूवमेंट होता है। तो गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आंदोलन के लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो क्या होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है NSSO, इसका क्या उत्तरदायित्व है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका गठन हुआ था 1950 में और इसका उत्तरदायित्व है विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने में सर्वेक्षण करना। तो इसका आपका क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर
बड़े पैमाने में सर्वेक्षण करना ही एनएसएसओ का उत्तरदायित्व है। ये एक राष्ट्रव्यापी संस्था है जिसकी स्थापना 1950 में देश के आंकड़ों संबंधित आवश्यकताएं पूरी करने और राष्ट्रीय आय तथा अन्य संबंधित आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए बड़े पैमाने पर करने के लिए इसका उद्देश्य है। तो याद रखिएगा 1950, और राष्ट्रीय आय का आंकड़ा करने के लिए भी ये जरूरी होता है। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन है? तो भारत सरकार का प्रथम जो लॉ ऑफिसर हैं वो एंटीना जनरल, ऑप्शन सी, एंटीना जनरल महान्यायवादी होता है। अगर हम इसके बारे में कुछ समझें, संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 76। ठीक है। महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता और ये राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करता है। तो अनुच्छेद 76 को इसका निश्चित काल नहीं होता और राष्ट्रपति के द्वारा इनको धारण पद करवाया जाता है। आगे अगर हम बढ़ें तो क्वेश्चन पूछा है NVS-1 एक डैश है। तो बताइए NVS-1 एक क्या है? तो ये एक उपग्रह है। ये उस टाइप के करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा है आपका। यह उपग्रह इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट NVS श्रृंखला के पोलैंड की दूसरी पीढ़ी के उपग्रह में पहला है। ठीक है। NVS-1 उपग्रह आपका GSLV F-12 व्हीकल्स का उपयोग करके 19 मई 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन हर साल आता है सैटेलाइट का, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बोसिकियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बोसिकियाना गुलजार पर हिंदी पुस्तक आपका यशवंत व्यास के संकलित की गई है। किससे? यशवंत व्यास के द्वारा संचालित की गई है। ठीक है। यह किताब गुलजार की फिल्मों, कविता, दर्शन, जीवन शैली और नापसंद के माध्यम से इनके जीवन को दर्शाती है। किसके द्वारा? गुलजार पर यह पुस्तक यशवंत व्यास। आगे क्वेश्चन है आपका 3100 के 6 अधिमूल्य पर इतना स्टॉक का मूल्य है। तो क्वेश्चन में देखिए आपका 100 रुपये का स्टॉक का मूल्य, यहाँ पे क्वेश्चन किससे पूछा है? 3100। तो 3100 है तो 6 अधिमूल्य हैं तो 106 बटा 100 इंटू 3100 हो जाएगा। इसको कटपीट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आर्य अग्रवाल से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो बताइए जो नौजवान भारत है इस सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना भगत सिंह जी ने वर्ष 1926 में पंजाब में किया था और इसके अन्य सहयोगी संस्थापक छबली दास और यशपाल थे। तो आपको ये याद रखना है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो भगत सिंह जी ने की थी पंजाब में 1926 में। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इंग्लिश का क्वेश्चन है आपका कि फिल द करेक्ट वर्ब। ही सक्सीडेड बिकॉज ही डैश हार्ड। ही सक्सीडेड बिकॉज ही हैज़ बीन वर्किंग। सक्सीडेड है, पास्ट फॉर्म है, तो हैज़ बीन इज वर्किंग तो होगा नहीं, या तो वर्क्स होगा या वर्कड होगा। हैज़ बीन तो होगा नहीं, सक्सीडेड तो ही वर्कड। फिलिंग द ब्लैंक्स में वाक्य के दो क्लॉज से पहला क्लॉज सक्सीडेड है आपका, जो पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में है। जो आपको मैंने बताया ये कैसा है, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में है, इसीलिए इसके स्थान पर टेंस होना चाहिए कैसा? वर्क के बदले वर्कड का प्रयोग करेंगे। आगे क्वेश्चन है हमारा, भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस
इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो नीति आयोग करती है। भारत में अगर हम चीज़ों को ध्यान से यहाँ समझें, भारत में एक्सपोर्ट जो होता है, प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो नीति तैयारी सूचांक होती है, इसको प्रकाशन नीति आयोग करता है। नीति आयोग 17 जुलाई 2023 को तीसरा निर्यात तैयारी सूचांक रिपोर्ट जारी किया था और ये रिपोर्ट के अनुसार जो तमिलनाडु था वह 80.89 अंक के साथ प्रथम स्थान पर और 78.20 के स्थान पर दूसरा आपका महाराष्ट्र था और तीसरा आपका कौन सा था? कर्नाटका था। तो सबसे पहले नंबर 1 पे कौन था? तमिलनाडु था। और इसको जारी कौन करता है? नीति आयोग इसे जारी करती है। तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो तापमान की ऐसा यूनिट पूछ रहा है कि तापमान का ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है, सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है या आपका लेडेन होता है? तो तापमान का ऐसा यूनिट आपका क्या हो जाता है बताइए? तो आपका केल्विन हो जाता है। ठीक है, तापमान की ऐसा यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है। तापमान के लिए दो बिंदु आपकी निश्चित किया जाता है, एक होता है आपका क्वाथनाक बिंदु और एक होता है हिमांक बिंदु। ठीक है, तापन मामले के विभिन्न पैमाने अगर हम देखें यहाँ पर, तो सबसे पहला होता है सेल्सियस, दूसरा केल्विन, फ़ारेनहाइट और रोमन। सेल्सियस पैमाना पर जल का क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमनाक मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट और आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे कैसा हो जाएगा? वो फ्रीज हो जाएगा। केल्विन की बात करें तो इस टाइम पे जो जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 373.15 केल्विन होता है और 273.15 उस पर क्या हो जाता है? वो हिमांक बिंदु हो जाती है। फ़ारेनहाइट पे जल का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 212 फ़ारेनहाइट होता है और हिमांक बिंदु आपकी 32 फ़ारेनहाइट होती है। अगर रोमन पैमाने की बात करें तो यहाँ पर आपका 80 डिग्री आर पर आपका बॉइलिंग और हिमांक बिंदु 0 डिग्री आर लिया जाता है। बाकी यहाँ पे आपके कुछ 4 पैमाने दिए गए हैं। सेल्सियस में अगर 0 माइनस करेंगे, ये देख लीजिए, फ़ारेनहाइट से, फिर आर से ये और ये सारी चीज़ें, जिससे आप मान लीजिए अगर आपको सेल्सियस दिया तो आप फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं, फ़ारेनहाइट दिया तो केल्विन निकाल सकते हैं। ये कुछ आपके फॉर्मूले दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। केबुल नामजोआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो केबुल लामजोआ राष्ट्रीय उद्यान आपका मणिपुर में स्थित है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहते हैं। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपका केबुल लामजोआ राष्ट्रीय उद्यान है जो आपके मणिपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पूछा है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है, तो इसकी दिशा कौन सी दी जाती है बताइए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण हस्त दिशा। यहाँ पे आप देख लीजिए, जो फ्लेमिंगिंग का जो राइट हैंड रूल है उसको बता रहा है। प्रेरित विद्युत द्वारा की दिशा फ्लेमिंगिंग के दाएं हस्त नियम द्वारा प्रदापित की जाती है। जो फ्लेमिंगिंग का आपने राइट हैंड रूल पढ़ा होगा क्लास 10th में ही ये है, साइंस के क्लास 10th में ये है, जिसमें दाहिना हाथ का जो अंगूठा होता है जिसे आप थंब कहते हैं और तर्जनी जिसे 4 फिंगर कहते हैं और मध्यमा जिसे मिडिल फिंगर कहते हैं, इस प्रकार रखे गए चुंबकीय क्षेत्रों की दिशा को संकेत करता है। जो आपका अंगूठा है वो चालक की गति की दिशा को बताता है, जो आपका मध्यम भाग है वो प्रेरित दिशा को बताता है। ठीक है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है, देखिए ये रहा, ये जो है आपका अंगूठा, ये चालक की गति, ये आपका जो है ये चुंबकीय क्षेत्र और ये जो है आपका चालक में प्रेरित विद्युत धारा। तो फ्लेमिंगिंग के दाएं हाथ के नियम ये देख लीजिएगा, ये विद्युत धारा, ये आपका क्षेत्र होता है, ये आपका
गति होता है। बाकी जो लेफ्ट हैंड रूल है उसके बारे में भी ध्यान रख लीजिए कि फ्लेमिंग के वामहस्त बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन था। बस यहाँ पर ये देख लीजिए कि जो अंगूठा है आपका वो बल को बताता है, जो आपका ये फिंगर है ये आपका चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, और आपका जो मिडिल फिंगर है ये विद्युत धारा को बताता है। तो इसको देख लीजिएगा बाएं हाथ वाला भी कॉन्सेप्ट, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से आते हैं। बाकी इसमें अगर हम देखें अल्टरनेटिंग करंट वैसी धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलता है उसे हम अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट को पूरे चक्र में औसतन मान 0 होता है, और डायरेक्ट करंट वैसी धारा जो सिर्फ एक ही बार एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे हम डायरेक्ट करंट, और अल्टरनेटिव करंट जो दिशा समय के साथ बदलती है। ठीक है, यहाँ पर और भी चीज़ें दी गई हैं जैसे दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, इन सब चीज़ों का आप पढ़ लीजिएगा। सब कक्षा 10वीं जो आपका एनसीईआरटी है उससे ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, अच्छे से सारी चीज़ों का आप यहाँ पर देख लीजिए। वीडियो पॉज कर लीजिएगा और चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए, या फिर मैं आपको समय दे रहा हूँ इसको पढ़ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था? तो भारत में मनरेगा वर्ष 2006 में 2 फरवरी 2006 को भारत में मनरेगा लागू किया गया था। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदालपल्ली गांव से हुआ था, और पूर्व में इसका नाम नरेगा था। इसे 2 अक्टूबर 2009 में नाम बदलकर इसका क्या कर दिया गया था? मनरेगा कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एवरीवन कॉल हिम अ पीस मेकर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, एवरीवन कॉल्स हिम अ पीस मेकर। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस सेंटेंस, बताइए। तो अगर हम देखें ऑप्शन के आप यहाँ पे आंसर भी देख सकते हैं। ही इज कॉल्ड अ पीस मेकर, एवरी वन कॉल हिम अ पीस मेकर, ये आपका एक्टिव वॉइस था। एवरी वन आपका क्या है? सब्जेक्ट है। कॉल्स आपका V5 है, हिम आपका ऑब्जेक्ट है, और पीस मेकर आपका कॉम्प्लीमेंट है। पैसिव वॉइस के लिए ये स्ट्रक्चर प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, इज MR प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो पीस मेकर आपका पीस मेकर यहीं रहेगा, ए आपका ए यहीं रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो पीस मेकर दिया नहीं है, तो ये तो ऐसे ही गलत, यहाँ भी पीस मेकर नहीं दिया है। ये 2 ऑप्शन में आपका पीस मेकर दिया है, लेकिन यहाँ पे एवरीवन दिया है, यहाँ पे ए दिया है। क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ ए था, यहाँ पे भी ए था, तो आप ऐसे भी ऑप्शन को कर सकते थे। आगे बात करते हैं, आंखों और उसके रोगों से संबंधित मेडिसिन की शाखा को क्या कहा जाता है? तो आंखों और उसके रोगों से संबंधित मेडिसिन की जो शाखा है उसे हम ओपेथलमोलॉजी कहते हैं। आँख और उसके रोगों से संबंधित जो चिकित्सात्मक शाखा होती है उसे हम ओपेथोलमोलॉजी कहते हैं। अगर हम आगे बात करें कि ऑन्कोलॉजी क्या होता है, तो चिकित्सा की एक शाखा जो कैंसर के अध्ययन, उपचार, निर्दान, रोकथाम से संबंधित है उसे हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। अगर ओडोंटोलॉजी की बात करें तो दांतों की संरचना और इसके विकास और बीमारियों से संबंधित जो बीमारी का शाखाएं होती है उसे हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। अगर हम बात करें ऑप्थेल्मोलॉजी तो चिकित्सा विज्ञान में वह शाखा जो हमारे आँख की रचना, कार्यप्रणाली और बीमारी को देखता है उसे हम ओपेथलमोलॉजी कहते हैं।
आगे कुछ और भी हैं, इसको भी देख लेते हैं। नेफ्रोलॉजी की बात करें तो गुर्दे का अध्ययन जो होता है वो नेफ्रोलॉजी होता है। ऑर्थोहिनो, भाई नाम पढ़ लीजिएगा आप, ये आपका कान, नाक और गले के रोग का अध्ययन होता है। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो पदार्थों का आकृति संरचना आपका मॉर्फोलॉजी होता है। स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन होता है। सॉर्कोलॉजी पेशियों का अध्ययन होता है। फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न भागों के कार्य और कार्यविधि का अध्ययन होता है। ऑफियोलॉजी सांपों का अध्ययन होता है। टेटोलॉजी जो उपस्थित लक्षणों का अध्ययन होता है। एंटोमी शरीर के विधि अंगों के जो आपके संकल रचना होती है उसका अध्ययन होता है। और एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के संस्कृति का विकास का अध्ययन होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? तो खनिज पदार्थों में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि ये खत्म नहीं हो सकते, ये विशेषता तो पाई ही नहीं जाती कि ये तो खत्म हो जाएंगे। खनिज अगर हम श्रेयशील साधन जिसका नवीकरण नहीं किया जा सकता, तो नवीकरण अगर आप इसका नहीं कर सकते तो ये तो खत्म हो जाएंगे। और भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र जो है वो पारदीपीय भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अगर हम खान खदानों की बात करें तो ये हमारा उड़ीसा या झारखंड होता। तो कोरापुट जो खान है वो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये उड़ीसा के स्थित पंच पटमाली पहाड़ियों के बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए, ठीक है। उड़ीसा के अन्य जो खनिज क्षेत्र हैं उसमें आपका सुंदरगढ़ है, कालाहांडी है और क्योंझर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई थी? तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब 3 मार्च 1707 को प्रातःकाल की नमाज संपन्न करने के बाद अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। इसके शव को दौलताबाद स्थित खुलदाबाद नामक स्थान पर ले जाया गया, जहां पर प्रसिद्ध सूफी शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे के चार दीवारी के अंदर इसे दफनाया गया। औरंगजेब का जन्म 1618 में उज्जैन के निकट दोहात नामक स्थान पर इसका हुआ था। बाकी मुमताज महल के गर्भ में इसका हुआ था, ये देख लीजिएगा ये सारी चीज़ें। सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है? और ये क्वेश्चन तो अभी आपका समझिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि अभी आपको पता है हमारे देश में MSP जो रिगार्डिंग है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसके रिगार्डिंग खूब आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन पे बैठे हैं। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा आपका हाईलाइट हो सकता है क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार फसलों के समर्थन के न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे हम MSP कहते हैं, उसकी घोषणा करती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्ष में 2 बार तय किया जाता है और ये किसानों को उनके उत्पादक के लिए गारंटीकृत मूल्य और निश्चित बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है। तो ये किसानों के हित में होता है आपका MSP। अगला क्वेश्चन है, जल के अणुओं की अर्धप्रायग्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। तो जल के अणुओं की अर्धप्रायग्य झिल्ली द्वारा गति आपकी क्या कहलाती है? तो ये आपकी प्रसरण कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? ऑस्मोसिस कहलाती है। ऑस्मोसिस आपका क्या होता है? ऑस्मोसिस की जो प्रक्रिया है इसमें जल विलायक के अणु अर्धप्रायग्य झिल्ली के द्वारा जल से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में जल का कम सांद्रता वाला क्षेत्र की ओर क्या करता है? ग्रमण करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका ऑस्मोसिस से पूछा गया है। आप इसकी जो देख लीजिए प्रोसेस क्या होता है, इसमें होता क्या है मैं आपको बता दूं। अधिक जल वाले क्षेत्र से जल जो कम जल क्षेत्र वाले जल होते हैं उसकी तरफ ये क्या करता है? मूव करता है ऑस्मोसिस।
इसी में जो दूसरा आपका है ऑस्मोसिस के बाद आता है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है? द्रव, गैस तथा विलय के अणुओं का उनके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में कम सांद्रता वाले क्षेत्र और गति से विचरण करना। अगर आपने एक रूम में अगरबत्ती जलाई है और आप दूसरे रूम में यहाँ बैठे हैं तो आपको इसकी सुगंध आने लगेगी। ये क्यों आने लगती है? क्योंकि ड्यू टू डिफ्यूज़न आने लगती है। पौधों में वसुंधरण के विषयों द्वारा जलवस्तु बाहर निकलते हैं एक क्षेत्र में सीसी, ये जो मैंने आपको सुगंध वाला बताया, स्वच्छ जल में बर्तन, ये सब चीज़ें आपका डिफ्यूज़न होता है। तो आप अच्छे से देख लीजिए, मैं वीडियो को थोड़ा देर रोक मतलब पॉज करके आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु साइनप पाक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। अच्छा, क्वेश्चन में रेखांकित शब्द बोला है नेकु सयानप। नेकु सयानप अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं। तो इस नेकु सयानप का अर्थ होता है क्या? तनिक भी चतुराई। नेकु का मतलब होता है तनिक, थोड़ा, कम या अल्प, और स्तनाई का मतलब होता है चतुराई। तो तनिक भी चतुराई, थोड़ा चतुराई, कम चतुराई, ये चतुराई। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। डैश दे लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। हैव दे लेफ्ट अर्ली नहीं, वुड क्या हो जाएगा? यह प्रश्न कंडीशनल सेंटेंस का उदाहरण है, इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर हैड हो जाएगा। ठीक है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 ये आपका इन्वर्सन फॉर्म हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कोइलवर पुल। कोइलवर पुल कहाँ पर स्थित है? तो कोइलवर पुल आपका सोन नदी पर स्थित है। यह पुल का आधिकारिक नाम अब्दुल बारी पुल है, जिसका स्थापना 1856 में, परिचालन 1862 में शुरू हुआ था और यह पटना तथा भोजपुर के बीच में सड़क सह रेल मार्ग है जिसकी लंबाई आपकी 1440 मीटर है। तो याद रखिएगा, कोइलवर पुल आपका सोन नदी पर है, जो पटना को भोजपुर के बीच में जो सड़क और रेल मार्ग दोनों जोड़ती है, और ये लमसम 1400 मीटर का है। बाकी ये भी क्वेश्चन आपका पूछा है, तो ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हम करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 का थीम क्या था? अभी आपसे 2023 का तो पहली बात पूछेगा नहीं, आपसे क्या पूछेगा? 2024 का थीम। तो 2023 का थीम आपका क्या था? फॉर्म एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैंक, बायोडाइवर्सिटी, ये देख लीजिएगा। लेकिन 2024 का अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 2024 का जैव विविधता दिवस का थीम क्या था, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो पहला था 2023-24 का जो हमारा पेपर हुआ था PYQ का, उसका गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो गौतम बुद्ध जी ने आपका सारनाथ से। धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से? सारनाथ से आरंभ किया था। महात्मा बुद्ध उर्वेला मतलब जो वर्तमान में बोध गया से सारनाथ आए, यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिससे बौद्ध ग्रंथों ने धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ पर? सारनाथ जगह पर। ठीक है, तो अब चीज़ों को ध्यान से समझिए। ये क्या है? जो बच्चे बिहार दरोगा, जिसे आप बिहार SI भी कहते हैं, इसका एग्जामिनेशन आपको पता है कि 2024 में 1806 पोस्ट के लिए आपका रोस्टर आपका जारी हो चुका है, और ये एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन है ये जनवरी मिड तक आने की संभावना है, और एग्जामिनेशन आपका मार्च में हो जाएगा।
तो जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको PYQ क्लासेस करा रहा हूँ, इसके साथ ही साथ हम सैम्पल पेपर कर रहे हैं, थ्योरी के क्वेश्चन भी करा रहा हूँ और मैं आपके NCERT क्लासेस भी ले रहा हूँ। तो आप इस चैनल को फॉलो कर लें जिनसे आपको इन सारी चीज़ों का फ़ायदा हो सके। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस चीज़ को भी ध्यान दूंगा और उस चीज़ को भी हम फॉलो करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने नए सैम्पल पेपर में। जय हिंद।